प्यारे विद्यार्थियों, जलवायु विज्ञान से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। आज हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत भारत में मानसून जलवायु में एकता एवं विविधता किस प्रकार हमें दिखती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मानसून पवनें दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच में एकता को बल प्रदान करती हैं, यानी लगभग एक ही समय में सारे दक्षिण पूर्वी एशिया में बारिश होती है। अब भारत की बात करते हैं। एक महीने के अंतराल में भारत के लगभग प्रत्येक स्थान पर वर्षा हो जाती है। तो जून से लेके अगस्त सितंबर तक बारिश चली रहती है और इसके साथ भारत में प्रादेशिक विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। कहीं पर ज़्यादा बारिश, कहीं पर कम बारिश। आओ इनसे संबंध में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आओ हम भारत देश के अंदर विद्यमान विभिन्नताओं की बात करते हैं। तो गर्मियों में हमारे देश में थार मरुस्थल में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में हमारे देश में एक ऐसी जगह जहां पर -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। इसमें आपको क्या विभिन्नता नज़र आ रही है? संसार के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ठंड ही रहती है या वहां पर गर्मी ही रहती है, तो हमारे देश में विभिन्नताएं हैं। दूसरा, जून में यदि किसी दिन का तापमान आप देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस औसत देखने को मिल जाएगा राजस्थान में। अगर उसी लैटीट्यूड में, उसी लाइन में अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसमें क्या विभिन्नता मिलती है कि एक ही लैटीट्यूड में बसे हुए दो क्षेत्र, जहां पर एक में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और एक में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, कितनी विभिन्नता देखने को मिलती है। अब तीसरा पॉइंट है, दिसंबर की रात में जम्मू कश्मीर के लेह में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और अगर उसी दिन का तापमान देखा जाए चेन्नई का तो 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि गर्मी सर्दी और एक ही दिन में भारत के अलग अलग स्थानों में किस तरह की जलवायु, किस तरह का तापमान, इससे बहुत बृहद मात्रा में हमें विविधता के दर्शन होते हैं। आओ कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करें। चौथे पॉइंट में लिखा गया है कि एक दिन के तापमान में भी अंतर देखने को मिलता है, उसको तापांतर कहते हैं। जैसे दिन का समय तापमान और रात के समय का तापमान, यानी रात में तापमान और दिन में तापमान। यही अंतर अगर देखा जाए तो केरल तमिलनाडु में 7 से 8 डिग्री हो सकता है और अगर राजस्थान में देखो तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो राजस्थान में रात के समय 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और दिन के समय 50 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो तापांतर का क्या मतलब होता है? दिन के समय और रात के समय के तापमान में अंतर। अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो दिन में समय यही मिलेगा 28 डिग्री सेल्सियस और रात के समय यही 22 डिग्री सेल्सियस, तो 6 डिग्री का अंतर पड़ा। अगर हम राजस्थान में जाएं तो दिन इतना गर्म 50 डिग्री सेल्सियस तापमान और रात इतनी ठंडी कि 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो 50 - 15 कर लो, तो कितना तापांतर देखने को हमें मिला। अगली बात करते हैं। इसके अलावा भारत में कहीं वर्षण होता है, प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जिसमें वर्षा भी शामिल होती है और जिसमें बर्फ़ भी शामिल होता है। तो भारत में कहीं लिक्विड फॉर्म में वर्षा होती है, जैसे बूंदें गिरती हैं, और एक स्थान भारत का ऐसा भी है जहां पर वर्षा बर्फ़ के रूप में होती है। तो अगर मौसिन राम की बात करें तो 1080 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है और अगर वही बात हम राजस्थान की करते हैं तो 9 सेंटीमीटर भी बारिश होती है। तो भारत में वर्षा के रूप में भी कितनी विविधता है, एक जगह पर इतनी ज़्यादा वर्षा, एक जगह पर इतनी कम वर्षा। आओ कुछ और देखें। इतनी विविधता होने के बाद हमें एक चीज़ जानना जरूरी हो जाती है कि भारत की जलवायु को प्रभावित कौन करता है, कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट।
आप ये भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है, यानी गुजरात से लेके मिजोरम तक। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिणी में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। कर्क रेखा से ऊपर जितने भी प्रदेश हैं वहाँ आमतौर पर ठंड रहती है, ठंडे हैं, और दक्षिणी भाग में गर्मी रहती है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर को अनुभव करता है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार देखने को मिलता है कि कर्क रेखा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वो गर्म रहते हैं और उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए हिमालय की अपनी भूमिका है। साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती हैं उनको हिमालय पर्वत रोक लेता है, तो हमारा देश ठंडा नहीं हो पाता। और हमारे देश में जो मानसून पवनें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जब आती हैं तो इनको रोक के वर्षा करवा लेता है। तो हम देखते हैं उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जल विभाजक के रूप में भूमिका निभाता है। ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं उपमहाद्वीप को उत्तर या उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती हैं। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय दूसरी बात मानसून पवनों को रोकता है और उपमहाद्वीप यानी भारत में वर्षा का कारण भी बनता है, तो वर्षा भी करवाता है और ठंडी पवनों से हमारी सुरक्षा भी करता है। स्थल और जल का वितरण, यानी हमारे देश में स्थल और जल का किस प्रकार वितरण है। तो भारत के दक्षिण में तीनों ओर हिंद महासागर विद्यमान है। एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इसी विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश में विकसित हो जाते हैं और वायुदाब में विभिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। अब होता क्या है, जब सूरज की किरणें भारत के मध्य भाग में पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं, 23.5 डिग्री पर पड़ती हैं, तो भारत गर्म हो जाता है और अपेक्षाकृत समुद्र ठंडे रहते हैं, तो समुद्रों में हाई प्रेशर बनता है, इंडिया में लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आती हैं और फिर वर्षा करती हैं। इसके साथ समुद्र तट से दूरी भी एक प्रभावी कारक है। लंबी तटीय रेखा होने के कारण विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भागों में समुद्र की समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। अब ये समकारी प्रभाव क्या होता है, दिन के समय स्थल गर्म हो जाता तो जल ठंडा होता है, तो जल से हवाएं चलती हैं, और रात के समय स्थल ठंडा हो जाता है और जल गर्म रहता है, तो जल की तरफ से हवाएं चलती हैं, जिससे क्या होता है एक समसा तापमान रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो समकारी प्रभाव इस तरह रहता है। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई, जितनी ऊंचाई होगी उतना तापमान घटेगा, वो पहले से ही आप जानते हैं, और उतनी ही वायु विरल हो जाएगी, लो प्रेशर हो जाएगा। तो पर्वतीय प्रदेशों में मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण के लिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही लाइन पर हैं, एक ही अक्षांश पे हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दार्जिलिंग ऊंचा है, यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट लगता है, जैसे ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम हो जाता है, परंतु आगरा में 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तो हमने स्थल भाग से
या भारत के स्थल भाग से संबंधित बातें की। आओ हम भारत के ऊपरी वायु संचरण से के संबंध में बातें करें, यानी भारत के ऊपर में वायु कैसे चलती है, कौन से दबाव होते हैं, या भारत में अगर हम ऊंचाई पर देखें तो वायु किस प्रकार की होती है। भारत में ऊपरी वायु संचरण और वायु दबाव भी जलवायु को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें हम चर्चा करेंगे जट धाराओं की, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की और पश्चिमी विक्षोभों की। तो ये ऊपरी वायु परिसंचरण से संबंधित है, यानी आसमान में होने वाली जो विविधताएं हैं उससे संबंधित हैं। आओ सबसे पहले जट धाराओं की बात करते हैं। जट धाराएं ये एक संक्रीय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में अत्यधिक ऊंचाई पर 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, यानी पश्चिम की तरफ से चलती हैं। इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। इसमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय यानी मिडल लैटिट्यूडनल और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं शामिल हैं। अब जेट धाराएं क्या होती हैं? ऊंचाई पर चलने वाली हवा। अब कितनी ऊंचाई पर? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली। अब कहाँ से? ये हिमालय पर्वत के साथ साथ चलती हैं। कहाँ से चलती हैं जी? ये भूमध्य सागर के साथ साथ होती हुई हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बारिश करवा देती हैं। कब करवा देती हैं? सर्दियों में करवा देती हैं। और सर्दियों में ये थोड़ी स्पीड से चलती हैं, गर्मियों में ये थोड़ा हल्का चलती हैं। तो गर्मियों में क्या हमारे देश में आती हैं? नहीं, तिब्बत के पठार से दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो एक पूर्वी जट धाराएं होती हैं, जो कि पूर्वी जट धाराएं बंगाल की खाड़ी के साथ साथ चलती हैं। आओ थोड़ा और चर्चा करें। अब हम पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभों की बात करेंगे। वो केवल जट धाराओं से संबंधित हैं। अब कौन सी जट धाराओं से संबंधित देखते हैं। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाला पश्चिमी प्रवाह, ये जट धारा ही है, इसके कारण होता है। ये प्रायः भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, यानी वर्षा करवाता है सर्दियों के मौसम में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसून के महीने के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं तथा पूर्वी प्रवाह के भाग होते हैं। ये देश में तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात सुनी है, जहाँ पर हर साल विनाशकारी तूफान आते हैं? अब इसमें दो बातें की हमने। एक तो बात की पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की, जो कि भूमध्य सागर से आया और भारत में सर्दियों में बारिश करवाई। कहाँ? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में। दूसरा है पूर्वी प्रवाह। पूर्वी प्रवाह जो है वो बंगाल की खाड़ी से आता है, वो पूर्वी जेट धारा की वजह से आता है और उसमें बंगाल की खाड़ी के साथ लगे हुए क्षेत्रों में तूफान आते हैं। हुदहुद, फैलीना, इस तरह के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्पन्न करता है। वो कौन है? पूर्वी जेट प्रवाह। जब हम पश्चिमी जेट प्रवाह की बात करेंगे तो सर्दियों में हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में बारिश की बात करेंगे। जब हम गर्मियों की बात करेंगे तो पूर्वी जेट धारा की बात करेंगे। उसकी वजह से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भयंकर चक्रवात आते हैं। तो उष्णकटिबंध और जो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में जो जेट धारा से बारिश हुई उसकी बात। तो कुल मिला के हमने दो जेट धाराओं की बात की। एक जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं और गर्मियों में भारत के तटीय रेखा के साथ, कौन सी तटीय रेखा? पूर्वी तटीय रेखा के साथ चक्रवात आते हैं। दूसरी, सर्दियों में
पश्चिमी विक्षोभों के कारण बारिश, और ये बारिश बहुत अच्छी होती है किसके लिए? फसलों के लिए। कौन सी फसलों के लिए? रबी की फसलों के लिए, यानी गेहूं की फसल के लिए, चने की फसल के लिए, मटर की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। कौन सी? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ से होने वाली वर्षा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्नों का हल केवल मानचित्र के माध्यम से ही हो सकता है। आप मानचित्र को अच्छे से देखें और देखें कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है। धन्यवाद।